आज कौन से टॉपिक को डील करने वाले हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन को। इक्वेशन वर्ड बना है इक्वल से। किससे बना है बोलो? इक्वल से। और गौर करें, इक्वेशन मतलब क्या होता है? अगर यहीं पे बताएं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब मैं इसको नॉर्मल वे में समझाता हूं। अकाउंटिंग का इक्वेशन बाद में समझेंगे, पहले इक्वेशन तो आपको समझ में आ जाए। पहले इक्वेशन का मतलब सीधा सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, गौर कीजिएगा। 4 इज इक्वल टू 3:1। क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? 100% है यार। 4 इज इक्वल टू 3+1 ही तो होता है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 बराबर 4। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड जितना है लिखा हुआ है उतना ही राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसलिए क्या है? ये इक्वेशन है। इसमें कोई दिक्कत? तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इक्वेशन। अभी समझ में क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं पहले ये चाहता हूं कि आप अकाउंटिंग का इक्वेशन बाद में समझोगे, पहले इक्वेशन का सही मतलब समझ लीजिए। इससे पहले भी आपने इक्वेशन वर्ड को देखा होगा कभी ना कभी। इक्वेशन वर्ड इक्वल से आया। इक्वल मतलब बराबर। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या? मतलब दाएं और बायां, या कहो बाएं और दायां बराबर आना जाना चाहिए, तो ये इक्वेशन है। अच्छा, अब तुम जरा सा बताना कि क्या 5 इज इक्वल टू 3+1 है? नहीं, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। तो इट विल बी सेड 5 इज नॉट इक्वल टू 3+1। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो पहले इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। राइट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड। दोनों तरफ बराबर है तो ये इक्वेशन है, बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। अब आइए, अकाउंटिंग का भी एक इक्वेशन काफी पॉपुलर है, और क्या है मालूम है आपको? अकाउंटिंग के इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बाकी चीजों को भी मत देखिए, काम करिए, मैं इसको स्लाइड ब्लैंक स्लाइड पे पहले मैं आपको बताता हूं। अकाउंटिंग में इक्वेशन का मतलब यह है, ये याद रखिए, कहा जाता है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज। किसी बिजनेस में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, किसी बिजनेस में एक टाइम पर जितने का एसेट्स होता है, ये गारंटी है कि उतने का लायबिलिटी भी होगा। किसी भी बिजनेस को ले आओ, एकदम साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आज आप जिंदगी में पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हो ना, 11th में सपोज आप आए हो, तो भी आप आज से चीजें 100% सीख जाओगे। किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। किसी बिजनेस में किसी एक टाइम पर, किसी भी टाइम पे, चाहे वो स्टार्टिंग पोजीशन में हो, या 10 साल पुराना बिजनेस हो, या 50 साल पुराना बिजनेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात यह है कि किसी बिजनेस में एक टाइम पर जितने का एसेट्स होता है उतने का ही लायबिलिटी होता है। यह बात आपको पचाने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा। एक टाइम पर जितने का एसेट, मतलब मान लो मुकेश अंबानी का बिजनेस, मान लो रिलायंस है, रिलायंस का जितने का एसेट्स है उतना ही लायबिलिटी है क्या? हाँ, तुम्हें यस ही बोलना है। नहीं भी समझ में आ रहा है ना अभी, तो बोलो यस। पहले अपने आप को ये समझाओ, क्या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है? होता ही है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता ही है। अब आपको एडजस्ट करने की जरूरत है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी कैसे होता है। ये एडजस्ट हो जाएंगे, कर जाएंगे आप, बट इस बात को समझिए कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, मतलब होता है। मैंने क्या कहा? एक टाइम पर किसी बिजनेस में जितने का एसेट्स होता है उतने का ही लायबिलिटी होता है। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन।
अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने का एसेट्स होगा उतने का ही राइट हैंड साइड में लायबिलिटी होगा, ये गारंटी है। अब उसके पीछे का कारण बताता हूं मैं, एकदम इजी वे मोड में, इजी एग्जांपल के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। किसी भी स्टेज पे पहला ट्रांजैक्शन में भी ऐसा ही होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, पहला ट्रांजैक्शन करते हैं कि नया नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ध्यान से सुनेगा, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल आप 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लगाया मतलब आप घर से पैसा लाए और कहां पे लगा दिए, बिजनेस में। कितना पैसा लगाए, 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, बिजनेस में क्या आया, क्या आया बोलो, यहां से समझना स्टार्ट करो। बिजनेस में क्या आया, कैश आया। बिजनेस में क्या आया, कहां से आया, कहां से आया, घर से आया। कहां पर आया, बिजनेस में आया। तो बिजनेस का एसेट्स कितने का हो गया अभी आपने, मैं फिर क्या कह रहा हूं, आराम से समझिए। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बोल रहे हैं एक साथ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन तो क्या बोलोगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। पहले राउंड में इतना ही समझना है, मतलब इसको सरल भाषा में बोले तो आप कहोगे एक टाइम पे या किसी टाइम पर किसी बिजनेस का में जितने का एसेट्स होता है उतने का ही क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इस बात की गारंटी है, यही होता है। अब एसेट्स बराबर लायबिलिटी कैसे होता है इसको समझ लेंगे अभी, इसी को समझाने के लिए हम आगे मूव कर रहे हैं। उसके बाद तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे आप, और फिर इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है आपको। आप दिल से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे होंगे आप, हाँ ऐसा ही होता है। मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। मैं सिंपल एग्जांपल क्या दे रहा हूं, आपका नाम आर्यन है, आपका नाम क्या है, आर्यन है, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। चलो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने 1 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहा है, आपने घर से 1 लाख रुपए लाए, आप लाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो। मतलब आप घर का 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आए, जैसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, मालूम है ना। जब कोई बिजनेसमैन, आप कैपिटल का डिफिनेशन साथ साथ सीख ही लो यहीं पर। जब कोई बिजनेसमैन अपने घर से कुछ भी लेकर आता है, बिजनेस में लगाता है, कैश ही सिर्फ लाना जरूरी नहीं है, कोई अदर एसेट्स भी लाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। एग्जांपल के साथ समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपका घर है और ये आपका क्या है, बिजनेस है। आप घर का पैसा कहां पे लेकर आए हो, बिजनेस में लेकर आए हो, या घर का कोई एसेट्स बिजनेस में लेकर आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। और यहीं पे साथ साथ समझ लीजिए, जब बिजनेस से कुछ भी निकाल कर आप कहां ले जाते हो, घर ले जाते हो। जरूरी नहीं कैश लेकर जाओ, आप गुड्स भी निकाल कर लेके जा सकते हो, कोई एसेट्स भी में भी ले जाओ। तो जैसे ही आप बिजनेस का कुछ भी घर लेकर आते हो तो इसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। इतना तो याद रख ही सकते हो। जब बिजनेसमैन अपने घर से कुछ भी, नॉट ओनली कैश, इसको ध्यान रखिए, नॉर्मली बच्चे कैश समझ लेते हैं, मैं कह रहा हूं कुछ भी। एक दुकानदार है, समझ रहे हो, मान लो सोना चांदी का दुकान है आपका, आपने एक दुकान, या चलो आप दुकान स्टार्ट करने जा रहे हो, आपने 50 लाख रुपए कैश और घर का सोना 10 लाख लाकर बिजनेस में लगा दिए, तो घर से टोटल लगाए कितना, 50 लाख कैश और 10 लाख सोना। इसका मतलब आपने टोटल कितना लगाया, 60 लाख ना। ये 60 लाख क्या है, आपका कैपिटल है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर सोना गुड्स है, हो सकता है घर का कोई दूसरा एसेट्स लेकर आ गए। घर का एक 20,000 का एसी, सेकेंड हैंड एसी, मान लो 20,000 का है, वो लाकर तुमने अपने बिजनेस में लगा दिया, वो भी कैपिटल कहलाएगा क्या, यस वो भी कैपिटल ही कहलाएगा। तो ध्यान से समझिए, पहले आप कैपिटल, हम इस पे बात करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी कैसे, पहले इन दो बात को और क्लियर कर लीजिए कि कैपिटल और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। कैपिटल किसे कहते हैं और ड्राइंग किसे कहते हैं, सिंपल भाषा, इसके अंदाज से भी आप समझ सकते हैं। एरो देखो इधर की तरफ है, जब घर से कुछ भी लेकर आ पाओगे कहां पर, बिजनेस के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल। और जब कुछ भी बिजनेस का उठाकर घर ले जाओगे तो ये क्या कहलाएगा,
ड्राइंग कहलाएगा। पहले डिफिनेशन क्लियर है, इसमें कोई शक है नहीं। अगली बात समझो, बिजनेस के लिए जो कैपिटल होता है ना वो लायबिलिटी होता है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है बोलो? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कर्ज होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानकर जब तक चलोगे नहीं ना, तुम अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। अकाउंटिंग जब कर रहे हो तो आप याद रखें, बिजनेस का मामला अलग, घर का मामला अलग। कैसे, मैं बताता हूं। आपका बिजनेस भी है और घर भी है ना? आपका है, आप दोनों का बिजली बिल एक ही दिन जमा करते हो और दोनों जगह का बिजली बिल मान लो 10,000 एंड 10,000 है, तो क्या दोनों के बिजली बिल को आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन में लिखोगे या सिर्फ बिजनेस वाले बिजली बिल को लिखोगे? आप सिर्फ बिजनेस वाले बिजली बिल को सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन मानोगे। घर का बिजली बिल आपने घर के पैसे से जमा किया, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं, घर के लिए नहीं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लीजिए कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल को बिजनेस लायबिलिटी मानकर चल रहा होता है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। याद रखिएगा, क्या होता है कैपिटल बिजनेस के लिए? बस इसी बात को जैसे ही समझ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी कैसे होता है। मैं कई ट्रांजैक्शंस में मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अब तक मैंने आपको क्या कहा? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलिए? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब मैंने एक अलग से एक बात समझाई, इसको भी यहीं रहने दो और अलग से एक बात समझ लीजिए। कैपिटल और ड्राइंग का डिफिनेशन समझ लीजिए। कैपिटल जब भी बिजनेसमैन अपने घर से, अपने पर्सनल फंड से कुछ भी उठाकर कहां पे लाता है? बिजनेस के अंदर लाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। और जब बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस से निकालकर घर लेकर जाता है तो इसे ड्राइंग कहते हैं। सिर्फ कैश ले जाए तो ड्राइंग होगा ऐसा नहीं है, अगर गुड्स भी ले जाए तो भी ड्राइंग होगा, एसेट्स उठाकर ले जाए तो भी ड्राइंग होगा। उसी तरह सिर्फ घर से कैश लाना जरूरी नहीं है, आप कैश ले आए तो भी कैपिटल, अगर आप गुड्स लेकर आ गए घर का बिजनेस में लगा दिए तो भी उसे कैपिटल कहेंगे, यहां तक कि अगर कोई एसेट्स लेकर आ गए तो भी उसे कैपिटल कहेंगे। इसलिए मैंने कहा कैपिटल और ड्राइंग समझ में आ गया। फिर मैंने इस बारे में आपको अभी समझाया, करी अलग अलग करियां हैं ये इस पूरे चेन का, तो इन करियों को धीरे धीरे करके समझ लीजिए, एक चेन तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अगली कड़ी है कि बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग अलग मानते हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग इनको डील करते हैं। घरेलू मामले को अलग रखो, बिजनेस के मामले को अलग रखो। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है बोलो? लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटीज भी दो टाइप के होते हैं एक्चुअल में। लायबिलिटीज कितने टाइप के होते हैं बताओ? दो टाइप के। अभी मैं बताता हूं कैसे। कौन कौन? एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब मैं पहले एक काम करो, डायरेक्ट स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूं। यहां पर पहले तो मैंने आपको यहां पर जो स्लाइड लिख दिया इसको अभी छोड़ दीजिए। यहां पर देखो लायबिलिटीज कितने टाइप के बता रहा हूं मैं, कितने टाइप के बताओ? लायबिलिटीज के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। अब मैं बताता हूं। कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है। यहां पर ध्यान ध्यान दे रहे हो, इंटरनल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या? कैपिटल। तो मैंने आपको कहा पहले इंटरनल समझो और एक्सटर्नल समझो। एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोगों की लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी से गुड्स उधार खरीद लिया, जिस आदमी से आपने गुड्स उधार खरीदा वो आपके लिए क्या है? डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है। जिससे आप, पहले इस बात को भी क्लियर कर ही लो, जिससे आप गुड्स उधार खरीदोगे मतलब कि जिससे आपने उधार लिया, इट मीन्स को उसको आपको पैसा देना है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी है तो ये क्या है? क्रेडिटर है। क्या है बोलो? क्रेडिटर है। लेकिन अगर आपने किसी को गुड्स उधार बेचा है तो वो आपके लिए क्या है? डेटर है। तो अगर आपने गुड्स उधार खरीदा है, मान लो 50,000 का गुड्स आपने उधार खरीदा, तो वो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है या इंटरनल लायबिलिटी है? मान लो राहुल नाम के एक पर्सन से आपने गुड्स उधार खरीदा 50,000 का,
तो वो जो 50,000 का उधार है वो बाहरी है कि अंदर का उधार है? ये लायबिलिटी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जैसे बैंक से आपने लोन ले लिया तो वो कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लेकिन ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है? बोलो। कैपिटल एक्चुअल में कौन सी लायबिलिटी है? बोलो। इंटरनल लायबिलिटी है, ये याद रखिए। तो कैपिटल क्या होता है? पहले राउंड में ये याद रखिए, कैपिटल लायबिलिटी है कि एसेट्स है? बोलो। लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल या एक्सटर्नल? कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है। इसी बात को हमने समझाया। लायबिलिटीज के दो टाइप होते हैं, कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी किसे बोलेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी, याद रखिए। कैपिटल इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी। बाकी जो भी लायबिलिटी, जब भी हमने किसी से भी उधार रखा हुआ है, वो कौन सी लायबिलिटी होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोई भी देखो, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, कि हमें किसी को पेमेंट करना अभी बाकी है, तो वो आपका लायबिलिटी है। जैसे बैंक से आपने लोन लिया, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है कि नहीं? हाँ। कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। चलो दूसरा एग्जांपल। अभी मेन मुद्दे पर आने से पहले की ये तैयारियां हैं, और जैसे इन बातों को समझोगे अकाउंटिंग इक्वेशन अगले सेकंड समझ में आ जाएगा। बस हम लोग इसको समाप्त करने वाले हैं। चलो, आपने किसी से गुड्स उधार खरीद लिया है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ। तो जिससे भी आपने गुड्स उधार खरीदा, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है कि इंटरनल लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बोलो कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज के कितने टाइप, कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल बताइए। कैपिटल। कौन सा? क्या? कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्या? हाँ। भले ही खुद बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया है फर्म में, सॉरी बिजनेस में, लेकिन बिजनेस के बुक में उस कैपिटल को क्या माना जाएगा? लायबिलिटी माना जाएगा। ऐसा मानेगा बिजनेस कि उसने बिजनेसमैन से ये पैसा उधार ले रखा है। तो कैपिटल भी क्या होता है? लायबिलिटी होता है, बट ये इंटरनल लायबिलिटी होता है। समझ में आई बात? तो फाइनल इक्वेशन देखो, मैंने आपको बताया एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी होता है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब ऐसा कह सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी। तो हम कैपिटल को अलग लिखते हैं लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी से। तो अगर कहीं पर सिर्फ लायबिलिटीज लिखा हुआ होगा, तो उसे क्या मानोगे? एक्सटर्नल या इंटरनल? क्या मानोगे? बोलो। दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, एंड यू नो वेरी वेल कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। तो अल्टरनेटिवली हमने क्या लिखा है? एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी। बट अब फाइनल इक्वेशन बताओ, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। फिर से बोलो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अब लायबिलिटीज कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल बताओ। कैपिटल। अब इतने बात समझ गए हो ना? अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे समझ में आता है आपको बड़ी आसानी से। देखिए, अब ध्यान से सुनिए, साबित करते हैं हम दो चार ट्रांजैक्शन से साबित कर देते हैं कि कैसे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। इसको और शॉर्ट में बताएं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी में क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए पहले। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज में हम इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं क्या? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल मतलब कौन सी लायबिलिटी? ये तो साबित, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि लायबिलिटी, कैपिटल को लायबिलिटी ही मानते हैं। तो सिर्फ लायबिलिटी लिखा हुआ मतलब कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब बाहरी लायबिलिटी। और कैपिटल क्या है? अंदर की लायबिलिटी है। इसको अंदर की लायबिलिटी क्यों कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बिजनेसमैन से लिया हुआ उधार मानते हैं। तो बिजनेसमैन को तो घर का ही आदमी मानेगा ना बिजनेस। तो कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज internal liability and all other liabilities will be treated as external liabilities like creditors, bank loan and etc.
एनी प्रॉब्लम? अब आइए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का। पहला काम आपने सिर्फ क्या किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए। मतलब बिजनेस, घर का 1 लाख रुपए कहां पे लगा है? बिजनेस में लगा है। तो बिजनेस में क्या आया? मान लो कैश लगा है तो क्या आया? कैश। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। कैश क्या होगा बिजनेस के लिए? एसेट्स। तो अब आइए हम अब साबित करते हैं। तो एसेट्स कितना? एसेट्स में क्या आ गया? कैश। कैश आया। और यहां पर क्या आ गया? कैपिटल आ गया। क्या आ गया बोलो? कैपिटल आ गया। ये कुछ नहीं है। तो कैश कितना आया बिजनेस के अंदर बोलो? 1 लाख। और ये कैपिटल कितना आया? 1 लाख। तो आप गौर कीजिए, एसेट्स बराबर लायबिलिटी हो गया क्या? यस या नो? 100% एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गया। अब आइए दूसरा एग्जांपल बताएं। आपने 20,000 का गुड्स खरीदा नगद। क्या खरीदा बोलो? अभी देखो 20,000 का तुमने गुड्स नगद खरीदा, कैश खरीदा। कपड़े की दुकान खोले थे, अभी तक कपड़ा नहीं खरीदे थे, अभी तो पहला सिर्फ पैसा लेकर आए थे बस। अब हम अगला स्टेप कर रहे हैं। चलो 20,000 का ही क्यों खरीदोगे? चलो हाँ चलो 20,000 का तुमने कैश गुड्स खरीदा। कितने का खरीदा? 20,000 का। तो क्या गया? कैश गया कितना? तो कैश कितना बचेगा अब बोलो? अब कैश कितना बचेगा जल्दी बताओ। अब आपका कैश कितना बचेगा? 80,000। लेकिन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा। गुड्स को क्या बोलेंगे हम? स्टॉक। स्टॉक कितने का आ जाएगा? कितने का आ जाएगा? मतलब क्या हुआ? 80,000 में से 20,000 कैश घटा तो उसके बदले में दूसरा एसेट्स आ गया ना। कितने का? 20,000 का। क्या आ गया? उसका नाम क्या है? स्टॉक। स्टॉक भी तो एसेट्स है ना। तो आप इज इक्वल टू क्या? कैपिटल कितना है पहले से बोलो? कैपिटल पहले से कितना है? 1 लाख। देख लो साबित हो रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। 1 लाख बराबर 1 लाख है। चलो एक और ट्रांजेक्शन करके दिखाते हैं और इजीली फिर तुम्हें समझ में आएगा। तुमने 25,000 का गुड्स उधार खरीदा है। समझिए 25,000 का गुड्स तुमने क्या खरीदा? उधार खरीदा। तो जैसे ही तुमने उधार खरीदा, क्रेडिट पे परचेस किया, तो कैश गया? नहीं, कैश तो उतना ही है ना, कैश कहीं गया नहीं। तो अब आइए इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। चलिए आपके पास कैश पहले कितना था? नहीं नहीं, अभी जस्ट पहले की बात कर रहा हूं। 80,000। जस्ट पहले कितना था वो उसकी बात करेंगे। 80,000 था, क्योंकि अभी तुमने गुड्स उधार खरीदा है ना कि नगद खरीदा है? तो कैश तो गया नहीं ना। नहीं। चलिए स्टॉक पहले कितना था? पहले कितना था बोलो? 20,000। लेकिन तुमने उधार जब खरीदा गुड्स, तो भाई नगद खरीद के लाओ चाहे उधार खरीद के लाओ, स्टॉक तो बढ़ेगा ना। तो पहले स्टॉक कितने का था और अब कितने का हो गया? 45,000 का हो गया, क्योंकि 20 + 25 दैट इज 45,000। तो अब स्टॉक आपके पास कितने का है? 45,000। अब ध्यान दीजिए, आपने जो गुड्स उधार खरीदा तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बन गई क्या? लायबिलिटी बन गया नहीं बन गया? बन गया। और उसको क्या बोलोगे आप? क्रेडिटर बोलोगे। जब भी किसी से आप गुड्स उधार खरीद के लेते हो या जिसको भी आपको पैसा भी देना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होता है बोलो? तो इसका मतलब अब हमारे पास बन गया लायबिलिटी, क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का है? कितने का गुड्स उधार खरीदे हो? 25,000। तो क्रेडिटर कितने का होगा? 25,000 का होगा। तो यहां पर आपने लिख दिया कितना? 25,000। और कैपिटल में कोई बदलाव आया था क्या? नहीं। कैपिटल कितना था बोलो बोलो? 1 लाख। कोई शक? अब इसको जोड़ो तो इधर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1,25,000। 80,000 + 45,000 कितना आ गया? 1,25,000। और इधर कितना है? 1,25,000। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा अब आपको। हर हालत में चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हम यहां पे दिखा दें, कोई सा भी ट्रांजेक्शन मैं कह रहा हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होगा। और अगर आप एसेट्स को और लायबिलिटी को बराबर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ट्रांजेक्शन को आप डील सही से नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं, आप आपको दिखाएं। चलो इजी एग्जांपल लेते हैं। चलो आपने भाई 1 लाख रुपए तो बिजनेस में लगाए थे, 20,000 का गुड्स खरीद लिए थे, 80,000 अभी भी बचा हुआ है। चलो तुमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा बोलो? 10,000 का फर्नीचर। मैं इसको यहां से मिटाते हुए हम ऊपर लेकर जाते हैं। देखो
अभी का हालत क्या है यहां पे चेक कर लो, यहां की हालत को देख लो। अभी फाइनल एसेट्स और लायबिलिटीज की हालत देख रहे हो आप, फाइनल एसेट्स और लायबिलिटीज की हालत आप देख रहे हैं। हम इसका इजी मोड भी आपको सिखाएंगे, चिंता ना करें। फाइनल एसेट्स और लायबिलिटीज देखिए, कैश कितना है, स्टॉक कितना है, क्रेडिटर कितना है, कैपिटल कितना है, 1 लाख। ऐसे है ना हालत इसका, एसेट्स और लायबिलिटीज की हालत ऐसी है क्या, अभी ऐसी है। अब मैंने कहा कि सपोज करो 10,000 का हमने क्या खरीदा, क्या खरीदा बोलो, फर्नीचर खरीदा, कितने का, 10,000 का। चलो कैश खरीदा, कैश में खरीदा। तो अब देखिए देखिए मुझे बताएंगे आप, कैश कैश कितना था। अब 10,000 का फर्नीचर खरीदोगे तो कितना हो जाएगा ये, 70,000। अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से स्टॉक पे कोई असर पड़ा क्या, नहीं, स्टॉक तो जितने का था उतना ही रहेगा ना भाई। इसकी वजह से देखो, तुमने जब फर्नीचर कैश खरीदा तो कौन कौन से आइटम इफेक्टेड होंगे, कैश घटेगा और फर्नीचर आएगा, यही तो होगा, क्या और कुछ हो जाएगा, नहीं। तो कैश को घटा दिया 70,000, स्टॉक कितना था, आज भी कितना रहेगा ये 45,000। और अब इसमें एसेट्स में क्या नया एसेट जुड़ जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लेकर आए थे, 10,000। और इसकी वजह से क्या एक्सटर्नल क्रेडिटर पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। तो क्रेडिटर पहले कितना था, 25,000, अभी भी कितना रहेगा, 25,000। और कैपिटल पे इसकी वजह से कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं। कैपिटल पहले कितना था, 1 लाख, और अभी भी कितना रहेगा, 1 लाख। अब देखो इधर भी 1,25,000 और इधर भी अभी भी क्या है, 1,25,000 ही है। क्यों, क्योंकि 10,000 आपने घटाया और 10,000 फिर से आपने इधर बढ़ाया। अभी भी इधर 1,25,000 है और उधर भी क्या है, 1,25,000 है। फिर से समझिए, हर हालत में चाहे ट्रांजैक्शन कोई सा भी हो, जब भी आप अगला ट्रांजैक्शन करोगे उस वक्त एसेट्स और लायबिलिटी बराबर ही आना चाहिए। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या कहते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट वे अगर बोले तो क्या बोलेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। एक स्टेप और बढ़े तो हम बोलेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और वी नो वेरी वेल कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटी, और सिर्फ लायबिलिटी अगर कैपिटल के साथ लिखा हुआ है तो अगर कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी और उसके बाद कोई लायबिलिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कोई और ट्रांजैक्शन अगर आप सोचते हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं और फिर देखिएगा ये फिर से टैली कर जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हमने एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और इससे साबित हो जाएगा अभी कि वाकई हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड टैली नहीं, टैली कर जाना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों जब टैली कर जाएगा तो इसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहेंगे। सपोज करो हमने क्रेडिटर को 15,000 का पेमेंट किया, क्रेडिटर को कितने का पेमेंट किया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, पहले ये समझो। जब तुम क्रेडिटर को 15,000 का पेमेंट करोगे, कैश दे दोगे उसको, देना कितना था उसे, जब उसे 15,000 दोगे तो क्या होगा, कैश जाएगा, मतलब कैश घट जाएगा और साथ साथ क्रेडिटर भी तो घट जाएगा। अब क्रेडिटर को कितना देना रहेगा, 10,000। तो इसका मतलब अगला अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, पहले ही बताओ। दोनों में 10-10, 15-15,000 घटा दो, दोनों साइड चूंकि 15-15,000 घटेगा तो ये फिर से टैली करेगा और 1,10,000 रिजल्ट आएगा। चलिए आइए साबित कर लेते हैं, देख लीजिए। कैश पहले कितना था, मैं बार बार दोबारा इसलिए लिख रहा हूं, कैश पहले कितना था, 70,000। इसमें कितना दे दिए, कितना हजार, तो बचेगा ये कितना, 55,000। अरे 55,000 ही बचेगा ना ये। अब आइए, इसकी वजह से स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 45,000। इसकी जगह पे, इसकी वजह से फर्नीचर पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर पे तो असर पड़ेगा ही यार। पहले क्रेडिटर कितना था, लेकिन हमने उसको कितना दे दिया। अब हमारी लायबिलिटी की एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी बची, 10,000। तो यहां पर कितना आएगा, 10,000। और ये इसकी वजह से कैपिटल पर कोई असर पड़ेगा, प्लस कितना, 1,00,000। अब रिजल्ट कितना आया, इधर को जोड़ने पर कितना आता है, 1,10,000, और इसको जोड़ने पर कितना आता है, 1,55,000 एंड 45, 1,00,000 प्लस 10,000 दैट इज 1,10,000। साबित हो गया क्या, चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन लेकर आ जाओ,
हर ट्रांजैक्शन के बाद आप महसूस करोगे एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होता है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, बस यही पढ़ना था। अब आगे यही पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस आएंगे। अभी तक लगभग सीधा सीधा ट्रांजैक्शन मैंने बताया है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे आएंगे, थोड़ा सा घुमावदार नजर आएगा, बट कंसेप्ट आपका क्लियर है। चाहे कितना भी कोई घुमाए, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हम इसका एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे सरल वे में। आप इसको कैसे हम, अब जैसे ये जो मैं निकाल रहा हूं अभी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये मेरा खुद का एक रिसर्च है, मैं एक अंदाज में आपको सिखाऊंगा जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप तय हो जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और गलती भी नहीं होगी, इसकी गारंटी होगी। तो मैं अपने खुद के रिसर्च को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इसके, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर पहला दिन भी है अगर आपका अकाउंटेंसी की दुनिया में, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को अकाउंटिंग क्वेश्चन का सही मतलब समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।